आइए हम लोग देखते हैं वैदिक युग में कि किसको क्या कहा जाता था। उत्तर एरिया में राजा को विराट बोलते थे। दक्षिण एरिया में आपका बोलते थे भोज। पश्चिम एरिया में स्वराट और पूर्वी एरिया में सम्राट। मध्य एरिया को मध्य राजा बोला जाता था। संभवतः यह विस्तार जल और भूमि स्रोतों, नए कम अधिक अधिकृत क्षेत्रों की आवश्यकता और जनसंख्या के दबाव से प्रेरित हुआ। लगभग 1000 ईसा पूर्व आर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल और उत्तरी बिहार में विंध्य क्षेत्रों की ओर बढ़े, जहां वैदिक लोगों का सामना ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का पालन करने वाले स्थानीय लोगों से हुआ। मतलब ये उधर से जब आए तो इनका सामना कहाँ से हो गया? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के पालन करने वाले स्थानीय लोगों से हुआ। हालांकि वैदिक काल के अंत तक दोनों ही क्षेत्रों का आर्यीकरण हो गया था। मतलब वैदिक काल जब तक खत्म होता, अंत होता, उस समय तक पूरा आर्यीकरण हो गया था। वह जो सम्राट को अग्र स्थान पर रखता है का अर्थ जान चुके थे और राजनीति व शासन की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण बन गए थे। और आगे देखते हैं राजनीति व प्रशासन से संबंधित कुछ पहलू। पहला है, प्रायः राजा क्षत्रिय होता था और सम्राट का पद लगभग वंशानुगत बन गया था। मतलब जो सम्राट क्षत्रिय राजा हुआ करते थे वंशानुगत होता था। अगला आपका धार्मिक कर्मकांड संस्कार राजा की प्रतिष्ठा को और भी मजबूती प्रदान करते थे। जो मतलब धार्मिक कर्मकांड था, संस्कार था, वो राजा की प्रतिष्ठा मान सम्मान को और मजबूती प्रदान करते थे। जैसे कि राजसूय मतलब राज्याभिषेक, और जो राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता था। राजसूय का मतलब जो राज्याभिषेक और राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता था। वाजपेयी वास्तविक अर्थ शक्ति का पेय, जिसमें रथों की दौड़ होती थी, जहां शाही रथ को सभी स्वजनों के विरुद्ध विजयी बनाया जाता था। और अश्वमेध उस क्षेत्र अश्वमेध अश्वमेध का मतलब आपका उस क्षेत्र पर निर्विवाद, बिना विवाद का जहां नियंत्रण जहां पर से शाही घोड़ा निर्बाध दौड़ता हुआ गुजरता था। उत्तर काल में यह धीरे धीरे जन के स्थान पर जनपद युग में बदल रहा था। अगला आपका जैसे जैसे मुखिया ज्यादा शक्तिशाली होते गए, लोकप्रिय सभाओं का प्रभुत्व घटता गया। सभा और समितियों ने अपनी पकड़ बनाए रखी, हालांकि ऋग्वैदिक काल की तरह नहीं, लेकिन विदथ पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। लोकप्रिय सभाओं के कार्य उत्तरोत्तर अब उन अधिकारियों के हाथों में चले गए जो मुखिया के सलाहकारों के रूप में कार्य कर रहे थे। मतलब पहले जो मुखिया के सलाहकार रहा करते थे, सारा जो अधिकार था उन लोगों के हाथ में चला गया जो सलाहकार रहा करते थे, और उनको प्रशासन में मदद करने के लिए मुखिया द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में भी राजा के अधिकार में अस्थायी सेना नहीं थी। उत्तर मतलब वैदिक काल के बाद भी राजा के अधिकार में अस्थायी सेना नहीं थी, और युद्ध के समय जनजातीय इकाइयों को जुटाया जाता था। मतलब जब लड़ाई उड़ाई करनी होती थी कहीं राजा दूसरे राजा से, तो उस समय जनजातीय इकाइयों को जुटाया जाता था। चलिए और आगे देखते हैं उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक काल में परिवार का आकार काफी बड़ा हो गया था। उत्तर वैदिक मतलब वैदिक काल के बाद के समय में परिवार का आकार बहुत बड़ा हो गया था, जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। सोचो कितना बड़ा परिवार रहा करता था एक साथ। अतरंजी खेड़ा और अहिछत्र दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली चूल्हों की कतारें बताती हैं कि इनका प्रयोग सामूहिक भोज या बड़े परिवारों का खाना बनाने के लिए किया जाता था। और देख लेते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक समाज से संबंधित कुछ पहलू। परिवार में पितृसत्तात्मक मतलब पिता का अधिकार प्रणाली विकसित हो गई थी, और स्त्रियां आमतौर पर घरेलू कामकाज व गौण कार्यों तक ही सीमित हो गई थी। ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियां समाज में अपना महत्व खो चुकी थी, और उस काल में सती व बाल विवाह के कुछ उल्लेख मिलते हैं। एक ग्रंथ मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को
जुए में और मदिरा के साथ स्थान दिया गया था। सोचो कितना मतलब घृणित कार्य हो रहा था उस समय कि एक ग्रंथ में जिसमें स्त्रियों को जुआ, जैसे जुए में लोग हारते जीतते थे, और मदिरा मतलब जो नशा होता है आपका, जिसको मदिरा शराब बोलते हैं, उसके स्थान पर दिया गया। एक अन्य ग्रंथ में बेटी को सभी दुखों का कारण माना गया। सोच लो, बेटी को दुखों का कारण यानी कि अभिशाप लोग मानते थे, अलग ग्रंथ में आपका मिला हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना देखें, इसी का अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखते हैं।